दोस्तों ये स्टोरी का 35वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप जा करके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। आन्या धीरे से अपने गले में पहने उस चैन को देखती है जो काफी खूबसूरत एक छोटे से पेंडेंट में पिरोया हुआ था। उस पेंडेंट में हीरा जड़ा हुआ था, पर उस हीरे की खास बात थी कि उसे करीब से देखने पर उसमें आन्या और रुद्र के साथ में जुड़े नाम दिखाई देते थे। आन्या उस पेंडेंट को छूकर काफी इमोशनल हो गई थी। उसके आंखों से आंसू की बूंदें छलक आई, जो खुद में संभाल उसके गालों पर लुढ़क आई। आन्या के आंखों में आंसू देख रुद्र कुछ बेचैन सा हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि आन्या ऐसे रो देगी। उसके सरप्राइज से वह जल्दी से आन्या के गालों को अपने हाथों में थाम उसके आंसू पोंछता हुआ फिक्र से कहता है, क्या हुआ वाइफी, पसंद नहीं आया क्या? आन्या उसके ऐसे पूछने पर ना में सिर हिलाती है, फिर आंसुओं से भीगी पल के लिए उसके ओर प्यार से देखती हुई कहती है, यह तो मेरा अनमोल तोहफा है रुद्र। आपके साथ से ज्यादा कुछ भी खूबसूरत नहीं मेरे लिए। रुद्र उसके आंखों के आंसू पोंछ परेशान नजरों से देख कहता है, तो फिर यह नमी? रुद्र की फिक्र देख आन्या मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए प्यार से कहती है, यह नमी तो मुझे मेरे किस्मत पर यकीन करने के लिए बह रहे हैं। रुद्र उसकी बात सुन कंफ्यूज उसे देखता है तो आन्या उसका हाथ थाम एक खोए हुए अंदाज में कहती है, आपको याद है जब 1 साल पहले हम इस शादी के बंधन में बंधे थे तो तब हम दोनों इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। आप दादाजी के मान के लिए कर रहे थे और मैं आपके जिद के लिए। ना आप इस शादी को मानते थे, ना निभाने की चाहत थी और ना ही आपके मायने और मेरे लिए शादी के मायने थे। उसका महत्व भी था पर निभाने की चाह बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो कभी यह भी नहीं लगा था कि मैं कभी आपकी जिंदगी में शामिल भी हो पाऊंगी। लेकिन आज सब बदल गया। मेरी बेजुबान रूठी हुई किस्मत आज इतना खूबसूरत सफर बन चुकी है आपके साथ। मैंने तो यह तक नहीं उस वक्त सोचा था कि वह शादी के वचन आपके इतने खूबसूरत वादों में भी बदल सकते हैं। बोलते बोलते आन्या भावुक हो गई थी, लेकिन खुद को संभाल रुद्र की तरफ बढ़ एक बड़ी मुस्कान लिए उसकी नाक को पकड़कर थोड़ा ट्विस्ट करते हुए कहती है, क्योंकि आपके इस सिंहासन पर जो दुनिया जहां का गुस्सा छुपा रहता है, कुछ बोलो तो सोए शेर की तरह भड़क जाते थे। आन्या बोलते बोलते मुंह फेर कर कहती है, और मुझे कितना खरी खोटी सुनाते थे जो मैंने कभी अपने माँ बाप से नहीं सुनी। उसकी कमी आप पूरा कर देते थे। और आन्या अपने बातों में भरी शिकायतें लिए रुद्र को सुना ही रही थी कि रुद्र अचानक उसकी कमर पकड़ उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए तीखे अंदाज में उसके करीब बढ़ कहता है, ऐसा लगता है मेरी वाइफ को मुझसे काफी शिकायतें हैं। आन्या उसके ऐसे करीब आने से काफी हड़बड़ा सी गई। वह हकलाते हुए कहती है, हाँ नहीं। रुद्र अपने स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन लिए आन्या के चेहरे के करीब बढ़ते हुए कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो आगे। आज सोचता हूँ अपनी बीवी की शिकायतें ही दूर कर देता हूँ। क्या कहती हो वाइफी? इतना बोल वह आन्या के और करीब बढ़ता है तो आन्या झट से पीछे अपने सिर पर उसे पुश करते हुए कहती है, आपका तरीका मुझे अच्छे से पता है रुद्र, सब चीजों में आप अपना ढूंढते हैं। रुद्र आन्या के चढ़े हुए एक्सप्रेशन देख मुस्कुराता हुआ अपने बालों में एटीट्यूड से हाथ फेर कहता है, यह तो है, आखिर टॉप बिजनेसमैन जो हूँ, नुकसान में मुझे जीने की आदत नहीं है। आन्या उसकी बात सुन वह मुंह बनाए उसे देखती है तो रुद्र दोबारा उसके कमर को अपने एक हाथ से पकड़ अपने करीब करता है और दूसरा हाथ आन्या के हाथों में फंसाते हुए काफी इंटेंशनली उसे देखता हुआ कहता है, पास्ट की गलतियों का पता नहीं वाइफी, लेकिन फ्यूचर के साथ का मुझे पता है जो तुम हो। पर तुम पर गुस्सा करना, तुम्हें बुरा भला बोलना, तुमसे दूर रहना, तुम्हें खुद से दूर करना मेरे लिए भी एक ना चाहते हुए भी एक सजा के जैसा था। मेरे लिए आज दिन बहुत खास है क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी। उसके अलावा मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। इतना बोल रुद्र आन्या के हाथ को अपने होठों से चलाता हुआ उसके चेहरे को अपने हाथ से थामता हुआ कहता है, और आज के बाद मैं इसमें कोई इमोशन नहीं देखूंगा सिवाय मेरे प्यार के।
उन आंसुओं को भी नहीं, इतना बोल रुद्र प्यार से उसकी आंखों को चूम लेता है। आन्या अपनी बंद आंखों में उसके स्पर्श को महसूस कर सिहर सी जाती है। आन्या आगे बढ़ रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र भी सुकून से उसे अपनी बाहों में जकड़ उस पल को जीता है जहां उसकी मोहब्बत का सुकून था। कुछ पल बाद दोनों अलग होते हैं तो रुद्र उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिसे देख आन्या मुस्कुराकर उसे थाम लेती है। रुद्र उसे अपने साथ एक सेंटर टेबल पर ले जाता है जहां एक बड़ा सा 7 फ्लोर का केक रखा हुआ था, जिसे देख आन्या आश्चर्य से कहती है, इतना बड़ा केक, यह कुछ ज्यादा ही नहीं है हमारे लिए? रुद्र मुस्कुराकर आन्या का हाथ अपने हाथों में लिए उसे कटिंग नाइफ देते हुए कहता है, नहीं, मेरी वाइफ की स्वीटनेस से ज्यादा बड़ा नहीं है। आन्या उसकी ऐसी बातें सुन वह मुंह बना लेती है। फिर दोनों आगे बढ़ उसको काटते हैं। आन्या आगे बढ़ सबसे पहले बड़ा पीस लिए रुद्र को खिलाती है। फिर रुद्र भी एक बाइट केक लिए आन्या की तरफ बढ़ जाता है तो आन्या की नजर रुद्र के होठों के पास जाती है जहां अभी भी क्रीम लगी थी, जिसे देख आन्या को कुछ शरारत सूझी। वह झटके से रुद्र की जैकेट पकड़ उसे अपने करीब करती है और धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख उसे लिफ्ट करती है। यह देख रुद्र के हाथों में लिए केक छूट जाता है। आन्या का यह एक्शन उसे हैरान तो कर रहा था, लेकिन साथ ही उसके अंदर फीलिंग जगाने का। रुद्र उस किस में खोता हुआ उससे पहले ही आन्या काफी जोर से रुद्र के होठों को बाइट किए उसे सीने से लगा लेती है और एक बड़ी सी शरारत मुस्कान लिए काफी इंटेंस नजरों से रुद्र को देख अपने होठों पर जीभ फिराती है। यह देख रुद्र उसके होठों पर अपने होठों को छूकर आन्या को अजीब नजरों से देख कहता है कि क्या हुआ वाइफी? आन्या शरारत निगाहों से देख रुद्र के करीब बढ़ती है और उसके होठों को काफी हौले से छूकर कहती है, स्वीटनेस में खट्टे का मजा माय डियर हस्बैंड। वैसे यह कॉम्बिनेशन काफी टेस्टी था। रुद्र आन्या की शरारत बखूबी समझ रहा था। अब उसका भी मन डोल गया। वह भी एक डेविल स्माइल लिए कहता है, मेरे पास इससे भी ज्यादा टेस्टी ऑप्शन है, वह टेस्ट करके बताऊं क्या? इतना बोल जैसे ही वह आन्या को अपनी बाहों में जकड़ने को होता है कि आन्या उसकी शरारत को पहली ही बार समझ उससे दूर हो जाती है और उसकी पकड़ से बच दूर भाग कर कहती है, पहले पकड़ के तो दिखाओ माय डियर हस्बैंड। इतना बोल आन्या भागने लगती है। रुद्र उसकी इस हरकत को देख पहले चिढ़ाता है, लेकिन फिर वह आन्या के पीछे भागने लगता है, उसे पकड़ने के लिए। आज जैसे रुद्र को परेशान करने के मूड में थी। वह जैसे ही उसके करीब बढ़ उसे पकड़ने को होता है तो आन्या अपनी एक आंख शरारत से विंग कर उसका ध्यान भटका देती है और दोबारा भाग जाती है। तो कभी उसके ऊपर रोज पेटल्स फेंक देती है तो कभी आन्या शब्दों में उसे उलझा सी देती है। आन्या को यह कर काफी मजा आ रहा था तो खिलखिलाकर हंस रही थी अपनी जीत लिए, और रुद्र मन ही मन उसकी हंसी में खुश था। अपनी हार के साथ अंत में आन्या का पांव उसकी ही साड़ी से लग फिसल जाता है और रुद्र वक्त से पहले ही उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे ले जाते हुए कहता है, तो वाइफी अब क्या ख्याल है, अब टेस्ट करें नेक्स्ट ऑप्शन? आन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है और नीचे उतरने का बोलती है, लेकिन रुद्र उसे नहीं छोड़ता और अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले जाता है और उसे चेयर पर बैठाता हुआ उसके पास वाले चेयर पर खुद बैठ जाता है और आन्या के आंखों में देख कहता है, पहले तुम डिनर कर लो वाइफी, उसके बाद मैं ले लूंगा अपनी स्वीटनेस से भरे डिजिट का मजा। आन्या उसकी बात सुन शर्मा सी जाती है, क्योंकि आगे जो होना था वह एक बार उसके लिए एक सपने जैसा हुआ करता था। वह हर लम्हा उसके लिए नया एहसास लिए होता था, जिसे सोचने भर से उसके पूरे बदन में एक हलचल मचने सी लगती थी। आन्या यह सोच मुस्कुराते हुए अपना सिर झटकती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है डिनर सर्व करने के लिए, तो रुद्र उसका हाथ रोक कहता है, वाइफी रहने दो, मैं करता हूँ। आन्या रुद्र की बात सुन उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, मैं कर लेती हूँ, आप रहने दें। रुद्र उसका हाथ अपने हाथों में लिए उसे प्यार से चूम कहता है, वाइफी इस साल के 365 दिन तो तुमने यही सारे काम किए हैं, वह भी सबके लिए, तो आज तुम बस एंजॉय करो, काम नहीं। वैसे मैं इतना बुरा भी सर्वे नहीं करता,
इतना बोल रुद्र मुस्कुराते हुए आन्या की प्लेट में डिनर सर्व करता है और आन्या अपने हाथों को टेबल पर रख प्यार से रुद्र को अपने लिए यह सब करता देख निहारने लगती है। वह इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि आन्या का दिल उसे एक नज़र देख जोरों से 100 बार जैसे धड़कता। आन्या को इतना स्पेशल फील हो रहा था कि वह इस फीलिंग को अपने शब्दों में शायद ही नहीं बयां कर पा रही थी। शायद यहाँ सब चीज कम पड़ गई। रुद्र का प्यार उसके लिए अब जैसे दुनिया भर का जहां था। आन्या और रुद्र अपना स्पेशल टाइम एंजॉय करके 2 दिन में घर वापस लौट आते हैं। वह वक्त कितना खुशनुमा था। वह आन्या की आंखों की चमक और होठों की खुशी साफ साफ बयां कर रही थी। उसे जैसे सब मिल गया हो और अब किसी भी चीज की चाह नहीं हो। इतना सारी खुशियां पाने की शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और रुद्र का प्यार उसे जैसे बादलों की सैर करा रहा हो। रुद्र भी खुश था और आन्या भी अपनी लाइफ में अब वह फैमिली के साथ वक्त बिताने के साथ छोटी छोटी खुशी में शामिल भी होता था। जहां उसका परिवार काफी खुश था। घर वापस आने के बाद रुद्र कुछ थोड़ा बिजी सा हो गया था, क्योंकि 1 महीने के बाद काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसके सामने थे, जिसके लिए वह काफी सीरियस था। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी सब उसको देख रहे थे। वहीं दिव्यांका रुद्र के ऑफिस में ढेर महीनों से काम कर रही थी, पर जैसे उसे रुद्र की शक्ल भी ईद के चांद की तरह कभी कभी झलक जाती थी। रुद्र के केबिन का फ्लोर ऊपर था तो दिव्यांका का डिपार्टमेंट थोड़ा नीचे और वह वहाँ एक आम एम्प्लॉय थी। इसलिए जब भी कोई मीटिंग हुआ करती थी तो डिपार्टमेंट के हेड के जगह कोई आम एम्प्लॉय नहीं होता था और न ही आम एम्प्लॉय रुद्र के फ्लोर पर जा सकता था। यह सारी बाउंडेशन दिव्यांका को उसके मुकाम से काफी पीछे खिसका रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रुद्र के नजर में भी आए। वह बस एक मौके की तलाश में बैठी थी और शायद किस्मत आज उसे वह मौका देने के फिराक में थी। दिव्यांका अपने डेस्क पर बैठे अपने नेल को आराम से पेंट कर रही थी कि तभी एक पियोन उसके पास आता हुआ कहता है, मैम आपको मेजर साहब ने अपने केबिन में बुलाया है। इतना बोल पियोन तो वहां से चला जाता है, पर दिव्यांका का मुंह बन जाता है। वह मुंह चढ़ाकर मन में कहती है, अब इस बूढ़े विवेक को क्या चाहिए, जब देखो एक झूठी मुस्कान लिए रहना पड़ता है। ओह गॉड, यह सब कितना टॉर्चर है मेरे लिए। मुझे अब नहीं लगता यह बूढ़ा मेरे मकसद को पाने में कोई हेल्प कर सकता है। मुझे कोई और ही तरीका ढूंढना होगा। पर फिलहाल चल कर देख क्या आफत आ गई। इस बूढ़े को इतना बोल दिव्यांका अपने हाथों के नेल पेंट को फूंक मार सुखाती है। विवेक के केबिन की तरफ मटकते हुए बढ़ गई। केबिन नॉक कर वह अंदर आती है तो सामने मिस्टर विवेक को परेशानी में कहीं जाने की तैयारी करते देख उसकी भौं चढ़ जाती हैं। वह आगे बढ़ते हुए पूछती है, सर आर यू राइट। मिस्टर विवेक को परेशानी भरी नजरों से दिव्यांका की आवाज सुन उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, नो मिस दिव्यांका, एक प्रॉब्लम हो गई है। आपको मेरे लिए मेरा एक काम करना होगा। यह सुन तो दिव्यांका का मुंह सड़ जाता है, क्योंकि काम का नाम सुन उसे सच में उल्टी आती थी, पर वह यह बात बता नहीं सकती थी। इसलिए वह झूठी मुस्कान के साथ सॉलिड आवाज में कहती है, ओके सर, आपका काम करना तो मेरे लिए कुछ नया सीखने के जैसा होता है। आप बताएं मिस्टर विवेक। दिव्यांका की बात सुन एक झूठी हंसी के साथ कहते हैं, मुझे आपसे ऐसी ही बातों की उम्मीद थी। दिव्यांका को टेबल पर 2 फाइल पास करते हुए जल्दबाजी में कहते हैं, एक्चुअली यह फाइल आज मुझे बॉस को सबमिट करना था और उनके साथ डिजाइन टीम के साथ न्यू पॉइंट सॉर्ट आउट करना था, पर मैं वक्त पर मुझे फैमिली इमरजेंसी की वजह से घर जाना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है और मेरा जाना काफ़ी ज़रूरी है। तुम्हारे अलावा यह सारी डिटेल्स मेरी असिस्टेंट पूजा को ही पता था, पर आज वह भी 3 दिन की छुट्टी पर हैं। यह काम आज होना ज़रूरी है, तो अब मेरी लास्ट आप ही हो मिस दिव्यांका। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप मेरी जगह आज मीटिंग को लीड कर दीजिएगा। मिस्टर विवेक की रिक्वेस्ट सुन तो दिव्यांका एक पल को दंग रह गई, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट तो दिव्यांका के लिए जैसे कितने वक्त का
इंतजार था। वह खुशी से भर जाती है पर मिस्टर विवेक के सामने अपनी खुशी को ना जाहिर करते हुए मुस्कुराकर कहती है, सर यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है, इसमें रिक्वेस्ट की क्या बात है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब संभाल लूंगी एक रहस्यमय मुस्कान के साथ, और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मिस्टर विवेक जो काफी हड़बड़ी में थे, जो दिव्यांका के लहजे के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से फाइल के साथ ड्रॉर से एक कार्ड निकाल उसके तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ग्रेट मिस दिव्यांका, यह मीटिंग का डीएसओ कर दीजिएगा आप मिस्टर अमन को, और मैं पर्सनली उन्हें कॉल कर इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि आप सब हैंडल कर लेंगी। इतना बोल वह अपना कोट उठाकर जाने लगते हैं तो कुछ याद आते ही रुक कर दोबारा कहते हैं, और हाँ, आपको डिजाइनर के हेड मास्टर वीआर वहाँ मिल जाएंगे, तो आप उन्हें यह दूसरी वाली फाइल दे दीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट। दिव्यांका अपने मन की बात सुन बस सर हिलाया था कि मिस्टर विवेक जल्द से जल्द वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद दिव्यांका उस कार्ड को उठाकर हवा में लहराते हुए कहती है, वाह, तो यह है मेरे किस्मत की चाबी जो आज मेरे इतने लंबे इंतजार के बाद हाथ आई है। इतना बोल दिव्यांका हंसने लगती है और अपने बालों को संवार कर कहती है, सो मिस्टर रुद्रराज चौहान, वेट फॉर मी टुडे, यू सी हैव इन माई आर्मर्स। इतना बोल वह मुस्कुराते हुए केबिन से निकल जाती है। दिव्यांका के पांव जैसे जमीन पर नहीं ठहर रहे थे, आज फाइनली मौका खुद चलकर उसके पास आया था। रुद्र की राह का दिव्यांका जल्दी से वॉशरूम जाकर पहले ही खुद को संभालती है। फुल मेकअप के साथ अपने पहने हुए स्कर्ट को थोड़ा ऊपर सरकाती है और साथ ही अपने शर्ट के ऊपर के एक बटन खोल खुद को किसी भी मर्द को रिझाने के काबिल बनाती है। दिव्यांका की पर्सनालिटी और उसकी अदाएं काफी अच्छी थी किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए। वह जल्दी से खुद को फाइनल टच अप देकर वहां से निकल जाती है, पर जाने से पहले वह एक और काम करती है जिसके बाद वह बेफिक्र हुए लिफ्ट में चढ़कर रुद्र के फ्लोर पर आती है। आते ही उसे चारों तरफ गुड्स के साथ बॉडीगार्ड भी दिखते हैं, जिसे वह कार्ड दिखाकर दिव्यांका आराम से अंदर आती है और आसपास नजरें दौड़ाकर सीधा रुद्र के केबिन के तरफ बढ़ जाती है और सीधा दरवाजे के पास खड़े होकर खुद को एक नज़र सी मार कर वापस से अपने शर्ट का दूसरा बटन खोल देती है ताकि उसका चेस्ट काफी हद तक दिख सके। पर जैसे ही दरवाजा नॉक करने को अपना हाथ बढ़ाती है कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसे महसूस कर दिव्यांका कुछ हड़बड़ा सी जाती है क्योंकि उसे लगा कि कोई उसे ऐसी हरकत करते पकड़ लिया हो। इसलिए वह खुद के सीने को फाइल से छुपाते हुए पलटती है तो सामने अमन खड़ा होता है, जिसे देख वो एक सांस लिए उसे इग्नोर करने वाली नजरों से देखती है। तो अमन काफी कड़क लहजे में उसे देख कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिव्यांका एटीट्यूड में भर कहती है क्योंकि उसकी नज़र में अमन एक मामूली एम्प्लॉय था। मैं यहाँ मिस्टर चौहान के साथ मीटिंग के लिए आई हूँ, मुझे मिस्टर विवेक ने भेजा है। यह सुन अमन अपने भौं चढ़ाकर उसे अजीब नजरों से देख कहता है, लगता है मिस्टर विवेक ने अपने एम्प्लॉय को काफी छूट दे रखी है कि उसे यह तक नहीं पता कि अपने बॉस को उनके नाम से नहीं ग्रीट करते। और रही तुम्हारे यहाँ आने की बात, तो मुझे मिस्टर विवेक ने इन्फॉर्म कर दिया है, डिजाइनर टीम के हेड मिस्टर वीआर भी आने वाले हैं इस मीट में। जब तक वह नहीं आते तुम वेटिंग एरिया में वेट करो, उनके आने के बाद मीटिंग शुरू होगी। यह सुन दिव्यांका का मुंह बन गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मुंह तक आया निवाला कोई उसके मुंह से छीन ले गया हो। वह काफी नफरत और गुस्से वाली नजरों से अमन को घूर रही थी। अमन उसकी प्रेजेंट को इग्नोर कर जाने ही लगता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वह रुक दिव्यांका को एक खाली नजर से देख कहता है, और हाँ, एक बात और, बॉस के केबिन में जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना होता है और कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। यह कोई तुम्हारी गली का चौपाटी ठेला नहीं जो कोई भी कभी ऐसे ही मुंह उठाकर चला आए, इसलिए बेहतर होगा नेक्स्ट टाइम यह बात याद रखना। इतना बोल अमन वहां से चला जाता है, जिसके बाद तो दिव्यांका का खून खौल जाता है।
वह गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहती है, इस 2 टके के मामूली से असिस्टेंट की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की। याद रखूंगी अपनी यह बेइज्जती और सूद समेत इसका हिसाब भी लूंगी। एक बार मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने दो। चुन चुन के सारे के पर न कुतरे तो मेरा नाम भी दिव्यांका राठी नहीं। इतना बोल दिव्यांका अपना पांव पटकते हुए वेटिंग एरिया में बैठ जाती है। काफी वक्त इंतजार करने के बाद अमन उसके पास आता हुआ कहता है, मिस्टर विहार की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वह नहीं आ पाएंगे, तो आप जाकर फाइल बॉस को केबिन में दिखा दें। बॉस ने बुलाया है। यह सुन दिव्यांका एक विनिंग स्माइल लिए उठती है और अमन को देख वहां से मटकते हुए चली जाती है। अमन उसकी चाल देख मन में कहता है, मुझे ना जाने क्यों इसकी प्रेजेंट हर वक्त निगेटिव वाइब्स देती है और इसकी हरकतें तो बिल्कुल प्रोफेशनल लगती नहीं हैं। पता नहीं यह अचानक कैसे मिस्टर वी आर की तबीयत खराब हो गई, वह भी मीटिंग के बस 5 मिनट पहले, और इसे यह अपॉर्चुनिटी मिल गई। वहीं दिव्यांका रुद्र के केबिन की ओर बढ़ते हुए मन ही मन मुस्कान लिए कहती है, अपने रास्ते के कांटे को हटाना मुझे बहुत अच्छे से आता है और यह मीट तो मुझे रुद्र के साथ अकेले करनी थी, तो अपने कांटे को कैसे साथ आने देती। और वैसे भी इतने लंबे वक्त के बाद मिला है मौका, मैं यूं जाने थोड़ी दूंगी। इतना बोल वह केबिन का डोर नॉक करते हुए अंदर जाती है तो सबसे पहले नजर उसकी रुद्र के आलीशान केबिन पर पड़ती है। वह केबिन सच में इतना बड़ा और खूबसूरत था कि दिव्यांका की आंखें चौंधिया गई। वो आंखें फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख मन में कहती है, वैसे मानना पड़ेगा खानदानी रईसों की बात ही अलग होती है। केबिन से हर चीज की चॉइस तारीफ करने के काबिल होती है। बस पता नहीं लाइफ पार्टनर में कैसे चूक हो गई और इतनी डाउन मिडिल क्लास लड़की को अपने इन ऐशो आराम की मालकिन बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, तो हर चीज को उसका असली हकदार मिलेगा। दिव्यांका अपनी यही सारी सोच में डूबी अब तक दरवाजे पर खड़ी चारों तरफ देख रही थी कि तभी उसके कानों में रुद्र की रौबदार आवाज गूंजती है, अगर दरवाजे पर खड़े रहने का शौक है तो वॉचमैन की नौकरी ज्वाइन कर सकती हो। मेरा वक्त मत जाया करो, लीव। रुद्र की बात सुन दिव्यांका काफी हड़बड़ा सी जाती है। वह जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहती है, नो आई डोंट डू दिस फॉर पर्सनली वर्ली केबिन एनटीआर अप टू द क्लास आई। दिव्यांका अपनी बातों में मगन बोले ही जा रही थी कि रुद्र उसकी बात में बिना कोई दिलचस्पी दिखाकर उसकी बात बीच में काटकर बिना उसकी तरफ एक नजर देखे कहता है, फाइल। रुद्र का सीधा लहजा सुन दिव्यांका का मुंह बन जाता है और खुद की एक इंसल्ट जैसी फील होती है, पर वह खुद के घूंट पीते हुए उसे फाइल पास करती है और टेबल के पास खड़ी हो जाती है। रुद्र काफी सीरियसली फाइल पढ़ने लगता है। वहीं दिव्यांका आसपास निगाहें दौड़ाकर एक मौका तलाशने में लग जाती है। वह अपने शर्ट के खुले बटन को थोड़ा फैलाती है और साथ ही खुद के बालों को भी अदाओं से झटकती है, पर रुद्र अब तक एक नजर भी उसे नहीं देखता, नजरें उठाकर, और साथ ही ना उसे ऐसा कोई मौका देता है कि वह उसके करीब आ सके। वह काफी कोशिश करती है ताकि वह रुद्र की नजरों में आए, पर सारे इरादे जैसे धरे के धरे रह जाते हैं। उसे आए हुए 15 मिनट से भी ज्यादा हो गया था केबिन में, लेकिन अब तक दिव्यांका अपने मकसद में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। यह सोच सोचकर वह काफी बेचैन हुए जा रही थी। उसे बस एक नजर रुद्र की नजर में आना था। यह सोच सोच उसे एक आइडिया आता है। रुद्र उसे एक पॉइंट का क्लासिफिकेशन मांगता है, जिसके बहाने से दिव्यांका समझाने के तरीके से धीरे धीरे उसके करीब बढ़ती है। जिस बात का इल्म रुद्र को नहीं होता, क्योंकि वह तो फाइल पढ़ने में लगा हुआ था। दिव्यांका अपने चेस्ट को और ज्यादा विजुअल करते हुए काफी अदाओं के साथ आगे बढ़ती है और कुछ दूरी पर जाकर अपनी सैंडल की हील को मोड़ते हुए बिल्कुल रुद्र के सामने गिरने को होती है ताकि रुद्र उसे संभाले, और उसकी नज़र इस बीच दिव्यांका के अट्रैक्टिव फिगर पर पड़े। वह ऐसा सोच जैसे ही गिरने को होती है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ उसे संभाल लेता है और एक झटके में उसे पीछे खींच खुद रुद्र और दिव्यांका के बीच आ जाता है। यह देख दिव्यांका कुछ झल्ला सी जाती है। वह गुस्से में सामने देख कुछ कहने को होती है कि उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं
और आश्चर्य और झुंझलाहट भरे लहजे में कहते हैं, आन्या तुम यहाँ। आन्या को वहां देख तो सच में एक पल दिव्यांका की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका प्लान इस तरह आन्या की वजह से खराब हो जाएगा या वह बीच में आ जाएगी। आन्या जो दिव्यांका की हरकतों से बेखबर नहीं थी, लेकिन वह वहां कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वह काफी शांति से उसे एक वार्निंग लुक दिए देखती है, फिर एक झूठी स्माइल लिए कहती है, हाँ मैं यहाँ। आन्या फिर काफी आराम लहजे में रुद्र की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे प्यार से देख दिव्यांका से कहती है, अब मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी तरह परमिशन की जरूरत किसी की पड़ती नहीं है। या मेरे पति का जो ऑफिस है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ जा सकती हूँ। पति शब्द पर आन्या काफी जोर दिए वहां दिव्यांका को आंखें चढ़ाए देखती है, जिससे दिव्यांका मन ही मन अपनी बेइज्जती का घूंट पीते हुए उबल रही थी, क्योंकि आज से पहले हर वक्त दिव्यांका ने ही आन्या को नीचा दिखाया था। कभी आन्या के मुंह से ऐसे तीखे लफ्ज नहीं सुने थे। वह काफी सारा मुंह बनाकर आन्या को घूर रही थी। वहीं दिव्यांका के मुंह से आन्या का नाम सुन रुद्र के कान खड़े हो गए थे। वह झट से अपनी नजरें उठाकर अपने लवली वाइफ को देखता है और साथ ही उसकी ऐसी हक भरी बात सुन एक प्राउड लुक उसे देता हुआ उसका हाथ अपने हाथों में लिए कहता है, वाइफी तुम यहाँ इस वक्त, वाह क्या सरप्राइज है। आन्या दिव्यांका की प्रेजेंट पूरी तरह इग्नोर करते हुए रुद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, सरप्राइज मेरे आने का नहीं, आपको अपने साथ ले जाने का है। रुद्र आन्या की बात सुन कंफ्यूज लुक दिए उसे देखता हुआ कहता है, मतलब। आन्या अपना हाथ रुद्र के कंधों से होते हुए उसके चेस्ट पर सहलाते हुए काफी प्यार से कहती है, मतलब माय डियर हस्बैंड, मैं आज आपको अपने साथ कहीं ले जाने आई हूँ, बहुत ही ज्यादा खास काम के लिए, तो चले। रुद्र आन्या की बात सुन क्यूरियस लुक दिए उसे देख सोचते हुए कहता है, बट वाइफी अभी तो मेरी एक आउटडोर मीटिंग है। वह इतना ही कहता है कि आन्या झट से रुद्र के इंटरकॉम पर बटन प्रेस कर अमन को कॉल करती है। अमन फोन उठाता ही है कि आन्या मुस्कुराकर पूछती है, अमन तुम अपने बॉस को आज का चेंज रूल बताओ। अमन आन्या की बात सुन काफी रिस्पेक्ट से कहता है, यस मैम। बॉस आज की अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई हैं और आउटडोर मीटिंग 2 दिन बाद शिफ्ट कर दी गई है। अमन की बात सुन आन्या मुस्कुराते हुए एटीट्यूड लिए रुद्र को देखती है, तो रुद्र आन्या की रिपेनिंग देख मुस्कुरा देता है। आन्या इंटरकॉम बंद कर कहती है, अब चलें। रुद्र अपनी लेडी लव की बात कैसे टाल सकता था, इसलिए वह भी हाँ में सिर हिलाकर उठता है। तभी दिव्यांका जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, वह रुद्र को यूं जाता देख अपने इंतजार के बाद मिले मौके को हाथ से जाता देख हड़बड़ाहट में कहती है, पर मेरी मीटिंग। दिव्यांका इतना ही कहती है कि आन्या झट से उसकी बात काट बेपरवाही से कहती है, कैंसिल। यह सुन दिव्यांका को काफी गुस्सा आता है। वह भड़के हुए अंदाज में आन्या को देख कहती है, यूं यह फैसला करने वाली तुम होती कौन हो। आन्या, यह ऑफिस का मामला है, कोई घर की शॉपिंग नहीं जो तुम्हारी हुकूमत चलेगी। यह ऑफिस मीट है, कितने सारे पॉइंट डिस्कस करने बाकी हैं, ऐसे कैसे अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकती हो। दिव्यांका अपने गुस्से में उखड़े अंदाज में काफी बोले जा रही थी कि तभी रुद्र उसकी बात बीच में काट काफी गुस्से में उसे देख कहता है, मिस दिव्यांका राठी, तुम भूल रही हो किससे बात कर रही हो। इस वक्त रुद्र आगे बढ़ आन्या का हाथ थामे उससे काफी कड़क लहजे में कहता है, यह तुम्हारी बहन नहीं बल्कि मेरी वाइफ है, रुद्र राय चौहान की वाइफ। और रही बात कंपनी के फैसलों की, तो मैं अपनी वाइफ को पूरा हक देता हूँ, वह जो चाहे वह कर सकती हैं, तुम इसे टोकने वाली कोई नहीं होती हो। और यह भूलना मत, यह नौकरी तुम्हें मिली भी है तो मेरी वाइफ के कहने पर मिली है, तो अपनी औकात और अकड़ मेरी वाइफ से बात करने से पहले अपनी इन्हीं जूतों के नीचे दबा कर रखना। लगभग गरजते हुए नाउ लीव केबिन। रुद्र के ऐसे चीखने से दिव्यांका सहम सी गई और उसके कदम खुद ब खुद पीछे हट से गए। वह सहमी नजरों से रुद्र को देखती है, पर जैसे ही उसकी नजर आन्या पर जाती है तो उसका गुस्सा काफी ज्यादा भड़क जाता है, पर उसकी और हिम्मत नहीं थी वह इस वक्त आन्या से बैर कर सके।
इसलिए वह एक नज़र आन्या को घूर वहां से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। रुद्र इस वक्त काफी गुस्से में था। उसका बस चलता तो दिव्यांका को जान से मार देता। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई आन्या से इस लहजे में बात करने की। आन्या रुद्र का गुस्सा देख उसका हाथ अपने हाथों में जकड़ते हुए अपने दूसरे हाथ से उसकी बाहों से सहलाते हुए कहती है, रुद्र यह गुस्सा छोड़ें। दिव्यांका की वजह से आप अपना मूड मत खराब करें, स्माइल करें प्लीज। रुद्र आन्या की बात सुन उसे नाराजगी वाले लुक देते हुए कहता है, तुमने ही इस बदतमीज की सिफारिश की थी, देख लो अपनी औकात कितनी जल्दी भूल जाती है। आन्या रुद्र की नाराजगी देख उसे शांत करवाते हुए काफी मासूम बने उसे प्यार से देख कहती है, अच्छा बाबा सॉरी, गलती हो गई मुझसे, अब उसकी बात करना छोड़े और मेरी बात सुने और जल्दी चले, हमें कहीं जाना है। रुद्र आन्या की जल्दबाजी देख उसे टोकते हुए कहता है, लेकिन जाना कहाँ है। आन्या रुद्र को अपने साथ लाते हुए कहती है, वह सब आपको वहां जाने के बाद पता चल जाएगा और अब ज्यादा सवाल जवाब में वक्त ना बर्बाद करें और चले मेरे साथ। कहीं दादाजी और डैड हमसे पहले पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। आन्या की बात सुन रुद्र सच में कंफ्यूज था और दादाजी और डैड का भी आने का सुन वह और भी ज्यादा कंफ्यूज सा हो गया। आन्या को देखता है। आन्या उसके सारे सवाल जवाब टाल कर अपने साथ कार में बैठाती है और वहां से निकल जाती है। वहीं दिव्यांका गुस्से में तिलमिलाई हुई अपने सेट पर वापस आती है और काफी जोर से फाइल अपने टेबल पर मारती है, जिसकी आवाज से ऑफिस के स्टाफ उसे देखने लगते हैं। दिव्यांका उसके चेहरे पर खुद के लिए अजीब भाव देख बिना कुछ कहे चुपचाप अपने चेयर पर बैठ मुट्ठियां भींच लेती है और अपनी आज की हुई बेइज्जती को याद कर बदले की आग में जैसे तपने लगती है। वह अपने टेबल पर रखे फाइल को लगभग मरोड़ते हुए गुस्से में कहती है, आन्या मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज किसी ने मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं किया और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे यूं बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इसका हिसाब तो बहुत जल्द होगा। जिस नाम पर तुम इतना अकड़ रही हो ना, बहुत जल्द उस नाम को मैं तुमसे अलग कर दूंगी। तुम्हारी खुशियों को तिल तिल आंसुओं में मैंने नहीं बदला तो मेरा नाम दिव्यांका राठी नहीं। लगता है अपनी खुशियों में यह तुम भूल गई हो जो अब मुझे तुम्हें याद दिलाना ही होगा। यह बोल उसका गुस्सा एक कुटिल मुस्कान में बदल गया, जैसे उसे आन्या की जिंदगी में तबाही लाने का जैसे कोई दूसरा हथियार मिल गया हो। जल्दी से अपना फोन निकाल किसी को कुछ मैसेज करती है और उधर से ओके का रिप्लाई देख वह अपनी मुस्कान लिए आन्या की जिंदगी में आने वाले तूफान की कल्पना करने लगती है। कुछ एक घंटे के बाद रुद्र की कार एक छोटी सी कॉलोनी जैसी जगह पर रुकती है और एक छोटे से घर के आगे रुकती है और आन्या घर को खिड़की से देख एक्साइटिंग रुद्र को देख उसे बाहर निकलने को कहती है। रुद्र और आन्या बाहर आ जाते हैं। रुद्र कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह पीछे से और दो कार रुकती हैं, जिसमें से आकाश जी और दिग्विजय जी दोनों बाहर आते हैं। अन्या खुशी खुशी उनकी तरफ बढ़ जाती है और दिग्विजय जी को घर की तरफ इशारा कर कहती है। दिग्विजय जी अपने पीछे कई बॉडीगार्ड्स को कार से कुछ सामान निकालने को कहते हैं और फिर आन्या के साथ अंदर चले जाते हैं। वहां रुद्र के एक्सप्रेशन और बाकी सबके भाव यह बता रहे थे कि रुद्र के अलावा सबको वहां आने की वजह पता थी, लेकिन वह आगे बढ़ सीरियस टोन में सवाल पूछता है, क्या आप सब अब मुझे बता सकते हैं हम सब यहाँ क्यों आए हैं। रुद्र की बात सुन सब उसे देखते हैं। फिर दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, मेरे दूसरे नालायक की जिंदगी संवारने। रुद्र कंफ्यूज सा कहता है, मतलब। दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, मतलब तो अंदर पता चल जाएगा तुम्हें। इतना बोल दिग्विजय जी आगे बढ़ जाते हैं तो रुद्र अब भी कंफ्यूज सा बस खड़ा रहता है। तो आन्या उसके पास आते हुए उसका हाथ अपने हाथों में थाम उसे चलने का इशारा करती है। रुद्र भी अब बिना कोई सवाल के अंदर चला जाता है। दरवाजे पर खड़ा होकर आकाश जी बेल बजाते हैं तो कुछ ही पल में एक औरत दरवाजा खोलती है और अपने सामने दिग्विजय जी को देख एक पल को डर सी जाती है, क्योंकि वह 74 साल का आदमी बिल्कुल चट्टान की तरह लग रहा था। चेहरे पर तेज और नूर के साथ रौब, ऐसा कि कोई भी देखते रह जाए। और अपने सामने अचानक इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी देख कोई भी डर जाएगा।
वह औरत आंखें फाड़ आसपास देख ही रही थी कि तभी आन्या आगे आते हुए कहती है, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? औरत के कानों में जैसी ही आन्या की आवाज पड़ती है तो वह उसे देख मुस्कुरा देती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे आन्या बेटा, आप यहाँ इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? फिर अपने सामने इतने सारे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देख असमंजस में इशारा करते हुए अपनी आवाज को थोड़ा धीमी कर पूछती हैं, वैसे यह सब लोग कौन हैं? आन्या उनकी दुविधा भली भांति समझ रही थी, इसलिए वह आगे बढ़ उस औरत का हाथ थाम खुशी से सबकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह मेरा परिवार है आंटी, अंकल हैं अंदर क्या? हम सब उनसे मिल सकते हैं? वह औरत आन्या की बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है और उसे अंदर आने को कहती है। साथ ही सबको काफी रिस्पेक्ट से अंदर बुलाती है। फिलहाल वह उनकी असल पहचान से अनजान आन्या की फैमिली की नज़र से देख रही थी, पर उनकी पर्सनालिटी उस औरत के दिल में ना जाने क्यों पर एक अजीब सा डर बना रही थी। सभी अंदर जाते हैं तो हॉल में बैठे आदमी पर सबकी नजर जाती है जो कि पेपर पढ़ रहा था। आन्या मुस्कुराकर आगे बढ़ती है और उस आदमी के पैर छूते हुए प्यार से पूछती है, अंकल कैसे हैं आप? आन्या की आवाज सुन वह आदमी अपना पेपर हटाकर अपने सामने आन्या को देखता है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा जाती है। वह खुशी से कहता है, अरे आन्या बेटा, आप इतने दिन बाद कैसे? आप और वह इतना ही कहता है कि उन्हें अपने चारों तरफ काफी स्ट्रांग वाइब्स आती है, जिससे वह अपनी नजरें घुमाकर उस ओर देखता है और जहां दिग्विजय जी, आकाश जी और रुद्र खड़े थे उनकी तरफ ही देख रहे थे। अपने सामने इतने स्ट्रांग पर्सनालिटी को एक साथ अपने घर में देख वह कुछ आश्चर्य से हो गए थे। एक पल को उन्हें जैसे अपना घर छोटा-सा महसूस हो रहा था। वह काफ़ी गौर से उन्हें देख रहे थे क्योंकि उनके चेहरे कहीं न कहीं उन्हें देखे हुए लग रहे थे, पर कहाँ उन्हें याद नहीं आ रहा था। वह अपनी जगह से खड़े होते हुए आन्या से कहते हैं, यह लोग? आन्या उनके भाव देख मुस्कुराते हुए सबकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, अंकल, यह फैमिली है जो आज आपसे मिलने आई है। आन्या की फैमिली है यह सुन वह आदमी एक पल खामोश हो जाता है, फिर अगले पल आगे बढ़ उसके सामने हाथ जोड़ उन्हें वेलकम करते हुए काफी इज्जत से उन्हें बैठने को कहता है और अपनी पत्नी को उनकी खातिरदारी की तैयारी करने को कहता है। तो अन्य उन्हें रोक कहती है, अंकल, यह सारी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है आज हम वह पहले करते हैं। वह आदमी कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या मतलब बेटा? अन्य मतलब यह कि हम यहाँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं, तो पहले उसे करते हैं। मैंने अब तक आपको अपनी फैमिली से इंट्रो नहीं करवाया, तो पहले वह करते हैं। इतना बोल वह दिग्विजय जी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अंकल आंटी, यह है मेरे दादाजी मिस्टर दिग्विजय राय चौहान। उनके कानों में जैसे ही दिग्विजय जी का नाम गूंजा उन्हें तो ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया थम सी गई है। वह आश्चर्य से उन्हें देखने लगते हैं। वह कभी सोच नहीं सकते थे कि उनकी मुलाकात इतनी बड़ी हस्ती से ऐसे ही होगी। उनका और उनकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल थी कि अब मनोज जी खुद को काफी नीचे महसूस कर रहे थे। जिन्हें खबरों में पढ़ा करते थे, आज उन्हें सामने देख उन्हें तो अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो आन्या मुस्कुराकर आगे बाकियों से इंट्रो करवाती हुई कहती है, और यह है मेरे डैड मिस्टर आकाश राय चौहान और वह है मेरे पति रुद्र राय चौहान। फिर दिग्विजय जी को देख कहती है, और दादाजी डैड, यह है सांची के पेरेंट्स मिस्टर मनोज शाह और उनकी पत्नी मनीषा। आन्या की बात सुन वह सब फिर सिर हिला देते हैं। तो दिग्विजय जी अपनी रौबदार आवाज में नरमी लिए कहते हैं, आप सब से मिलकर काफी खुशी हुई। हमारी बहू ने हमें सब पहले ही बता दिया है आपकी बेटी और मेरे पोते के बारे में, और आज हम सब उसी के सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। आशा है कि हमारा यूं अचानक आना आप सबको बुरा ना लगा हो। वही मनोज जी दिग्विजय जी की बात सुन हड़बड़ा से जाते हैं।
वह जल्दी से हाथ जोड़कर घबराए हुए लहजे में कहते हैं, जी जी बिल्कुल, हमें कोई बुरा नहीं लगा है, बल्कि हमें खुशी है कि आप सब यहाँ आए। इतना बोल मनोज जी खामोश हो जाते हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पांव से जमीन खिसक जा रही है। उनके इस छोटे से घर में इतनी बड़ी हस्ती बैठी है, वह भी सादगी के साथ। तभी उनकी नजर आन्या पर जाती है, जिसे देख उनके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह अपने टूटे हुए शब्दों के लिए काफी बेचैनी से पूछते हैं, इसका मतलब बेटा आप इस खानदान की बहू हैं? आन्या उनका सवाल सुन उसे थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर वह उनकी दिल की बेचैनी समझ सकती थी, इसलिए बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। यह जानकर तो मनोज के साथ साथ कामनी जी के भी हाथ पैर ठंडे हो गए। आखिर आन्या की फैमिली कहाँ गई और अब क्या होगा आगे, जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।